वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। सियासी गलियारों में हर तरफ चर्चा है कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का जो 12th नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन नामों को लेकर लगातार जो चर्चा का जोर है पार्टी के अंदर, विचार सागर मंथन पिछले काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। मौजूदा समय जो है वो जेपी जो नड्डा साहब हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र के अंदर, वो कार्यभार संभाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का। माना ही इज होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ भारतीय जनता पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट। लेकिन इतनी एक अहम जो ये पोस्ट है, उसके लिए जो परमानेंट जो कैंडिडेट है उसकी रिक्वायरमेंट है। और पिछले काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो विचार विमर्श है वो चल रहा था, क्योंकि दोनों जो भारतीय जनता पार्टी हैं और आरएसएस है, ये हमेशा जो इम्पोर्टेंस डिसीजन होते हैं वो फील्ड से, यानी नीचे के स्तर का जो वर्कर है वहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो फीडबैक लिया जाता है, ताकि जो संगठन की कंभाल संभालनी है जिसने भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी संगठन के अंदर क्या रेपुटेशन है, उसको लेकर फिर तमाम दूसरी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं कि किस तरह की उसकी कार्यशैली है, पिछली जो है उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं उसको किस तरह से निभाई गई हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल हैं उसको लेके ही जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी की बनाने की पत्ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12th जो प्रेसिडेंट हैं उसकी जो सिलेक्शन है उसको लेके माथापच्ची चल रही है। बहुत से इसके अंदर नाम हैं। इसके अंदर मनोहर लाल जो खट्टर साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर 2 बार रहे हरियाणा के अंदर, अभी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हैं, उनका नाम चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर वो लगातार मुख्यमंत्री रहे, इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं केंद्र के अंदर, उनका नाम शामिल है। धर्मेंद्र प्रधान हैं उड़ीसा से, वो भी कैबिनेट के अंदर इस वक्त मिनिस्टर हैं, उनका नाम है। विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनका नाम चल रहा है। भूपिंदर यादव का नाम चल रहा है इस कड़ी के अंदर, और दूसरे तमाम जो नाम चल रहे हैं उनको लेके अभी जो कंसेंसस है वो ही शायद नहीं बन रहा है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और संघ जो परिवार है, क्योंकि दोनों की सहमति से ही जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट, जो इम्पोर्टेंट प्लम पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की भारतीय जनता पार्टी में, उसकी सिलेक्शन तभी होगी जब वो एक कंसेंसस बन जाएगा बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी का साउथ से भी हो सकता है। रीज़न ये है कि साउथ के अंदर जो इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, इन 5 स्टेट्स के अंदर कहीं भी इस वक्त राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। इससे पहले कर्नाटका के अंदर हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है। एनडीए गठबंधन की सरकार है चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्रा के अंदर, लेकिन जो बीजेपी का क्लेम और से है वो नामात्र है आंध्रा के अंदर भी। तमिलनाडु के अंदर स्टालिन साहब जो हैं वो ही संभाले हुए हैं, और कांग्रेस का वहाँ पे कुछ छोटा मोटा उधार है उनके साथ, अलायंस के साथ। और केरला में जो फाइट है बिटवीन कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी ये 5 राज्यों में कहीं भी अभी नहीं है। तो बहुत मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना प्रेसिडेंट साउथ से लेके आए, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो आप सेंटर के अंदर देखें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, ये सभी के सभी हिंदी भाषी यानी नॉर्थ इंडिया से आते हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत संभव है कि एक पूरा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए साउथ से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट आगे उभर के आ सकता है। और साउथ से जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है के किशन रेड्डी साहब जो तेलंगाना से हैं। 64 ईयर्स की इनकी एज है। ये इस वक्त इनके पास सेंटर के अंदर कोल मिनिस्ट्री को ये देख रहे हैं। एमपी मेंबर पार्लियामेंट हैं ये सिकंदराबाद से, और इसके पहले ये स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं तेलंगाना के। तो इनका जो के कृष्णा रेड्डी का नाम है, 64 ईयर्स की एज हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की जो स्किल हैं वो स्किल इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हैं। और इनका जो एसोसिएशन है वो एचएम होम मिनिस्टर साहब से और पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी अच्छा खासा है। और इसके अलावा जो संगठन है उसकी भी इनके पास काम करने की इनमें क्षमता है। और सबसे आगे कि इनका जो आरएसएस के अंदर जो तालमेल आधार है वो भी बहुत बढ़िया है। तो साउथ से के किशन जो रेड्डी हैं, इनका नाम मैं समझता हूं कि जो पहले 5 टॉप के जो इस वक्त कैंडिडेट हैं उनकी रेस में इनका नाम है। इसके अलावा अगर साउथ से बात करते हैं तो वानति श्रीनिवासन हैं। ये मेंबर हैं स्टेट असेंबली के अंदर तमिलनाडु कन्वर्टर से, और आंध्र प्रदेश जो से बिलोंग करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है उसकी नेशनल प्रेसिडेंट हैं।
पेशे से एडवोकेट हैं और बेबाक तरीके से अपनी राय रखती हैं, साउथ से आती हैं, तमिलनाडु से हैं और आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु जैसी स्टेट से अगर आप एमएलए बनते हो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि साउथ के अंदर स्पेशली तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है, वो सिंस इंडिपेंडेंस आप देखिए 1947 से वो बिल्कुल वीक विकेट पे है। एक महिला होने के नाते भी जो है वो जो अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महिला जो सशक्तिकरण है उसको लेके एम्पावरमेंट को लेके जो है वो काम करती है, तमाम दावे किए जाते हैं। तो अगर उस कड़ी में हम देखेंगे तो वानति श्रीनिवासन जो है इनका नाम भी शामिल है और ये भी साउथ से आती है। इसके अलावा जो 3 चेहरे, जो 3 और नाम हैं जो पहले 3 पायदान पे हैं जिनके बीच ज़्यादा फाइट है, वो हैं मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान से बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हैं। उसके बाद लगातार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। संगठन जो है उसकी भी इनको काफ़ी इनके पास संगठन को लेके काम करने की इनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा खासा इनको अनुभव है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, ये माना जाता है कि एक धड़ा उसमें ऐसा है जो शिवराज चौहान को सपोर्ट कर रहा है। अब लेकिन शिवराज सिंह चौहान के जो माइनस में जो बात जाती है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है और संघ परिवार के भी एक धड़े को लगता है कि 2 पावर सेंटर बन सकते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं और दूसरा शिवराज सिंह चौहान को अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है खुदा ना खास्ता बीजेपी का, तो फिर संगठन के अंदर जो है वो 2 जो हैं वो अलग अलग जो पावर सेंटर में बन सकते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जिस दौर में प्रधानमंत्री मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन देखा जाता था बिटवीन नरेंद्र मोदी साहब एंड शिवराज सिंह चौहान जी। तो ये जो पावर सेंटर है कहीं 2 ना बन जाए, इसलिए जो शिवराज सिंह चौहान है उनका नाम थोड़ा सा पीछे चल रहा है। इसके साथ में है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव बहुत क्लोज एसोसिएशन है और ट्रस्ट वर्दी है होम मिनिस्टर अमित शाह के। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी स्टेट के अंदर जो भी जिम्मेवारी दी है भूपेंद्र यादव साहब को, उन्होंने बेखूबी के साथ निभाया है और पर्दे के पीछे रह के, लाइमलाइट से दूर रह के वो काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसी तरह का कैंडिडेट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को प्रेसिडेंट के लिए जो है वो बेबाक तरह की छवि वाला कोई बहुत आउटस्पोकन टाइप लीडर नहीं चाहिए। उनको वो कैंडिडेट चाहिए जो लो प्रोफाइल रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन का काम, ऑर्गेनाइजेशन के स्किल का काम, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट का काम, जिसमें आप समझ सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक इशू रहता है, वो कर पाए। तो उसमें भूपेंद्र यादव जो है इनका नाम शामिल आता है। विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र से हैं वो भी मैं समझता हूँ बहुत गुड बुक्स के अंदर हैं, स्पेशली अमित शाह होम मिनिस्टर की। और संगठन के जो स्किल हैं वो भी तावड़े के अंदर हैं। और जो तावड़े हैं वो महाराष्ट्र से, जैसे मैंने बिलोंग किया, आते हैं, तो उनके पीछे भी कहीं ना कहीं जो आरएसएस का एक गुट है वो उनकी डेफिनेटली पैरवी वहां पे कर रहा है। लेकिन जो 2 नाम दौड़ में सबसे ऊपर चल रहे हैं वो है जो टॉस बिटवीन मनोहर लाल खट्टर और जो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान मैं समझता हूँ इस वक्त दौड़ में दूसरे नंबर पे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, बेहद करीबी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के और होम मिनिस्टर अमित शाह के। ऑर्गेनाइजेशन के जो स्किल हैं बखूबी से उनके अंदर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का तो उनके तजर्बा आ गया, कैबिनेट के अंदर वो मिनिस्टर हैं इस वक्त, कोल को वो देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो एक लो प्रोफाइल रखते हैं, अपना जो काम है मीडिया से दूरी बना के रखते हैं और कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते हैं। आप देखेंगे उड़ीसा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माना चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उड़ीसा में पहली बार इतनी बड़ी, उसके पीछे धर्मेंद्र प्रधान का पर्दे के पीछे स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत बड़ा एक रोल था। और ये माना जा रहा था कि उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान ही बनेंगे। लेकिन आला कमान ने एक इशारा मात्र किया और बिल्कुल चुप्पी साधते हुए, एक जिस तरह से बीजेपी का वर्कर करता है उसी तरह सिर झुका के उन्होंने जो हाई कमान का निर्देश था उसकी पालना लालना करी और कैबिनेट के अंदर वो दिल्ली में आके बैठ गए। यानी एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग मेयर होता है, जो एक समय में आपने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के अंदर चीफ मिनिस्टर थे और जब एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस हुआ तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा। पर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इतना डिसिप्लिन है कि महाराष्ट्र जैसे एक बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, उसको बोला जाए भी अभी आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में अगर कोई दूसरा दल होता तो वहाँ पे विरोधाभास जरूर होता, लेकिन सर झुका के देवेंद्र फडणवीस वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। हालांकि इस बार वो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको जो इनाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी शाह ने की टीम ने दिया है।
तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो एक सैक्रिफाइस किया था, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट उन्होंने छोड़ दी थी, आला कमान का जो हुक्म था सारा खौं पे उन्होंने रखा था। तो बहुत मुमकिन है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगला हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में। जो 3 चीज़ें मुख्य हैं, आरएसएस के साथ उनके संबंध बेहतर हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन का स्किल है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल है, और सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान है, वो भी चाहती है, उनकी कहीं न कहीं मोहर है पीछे धर्मेंद्र प्रधान के नाम पे। तो और जो टॉप पे इस वक़्त है, नंबर 2 पे धर्मेंद्र प्रधान है, जो टॉप पे नाम चल रहा है, वो चल रहा है मनोहर लाल खट्टर साहब का, जो 2 बार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि वो नॉन जाट जो है परिप्रेक्ष्य भूमि से आते हैं, और हरियाणा के अंदर लगातार जो जाट समुदाय है उनका ज़्यादातर मुख्यमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरवीन किया और खट्टर साहब को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब थोड़ा-सा एंटी इनकम्बेंसी देखी गई और स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हुए अभी 2023 में, तो मनोहर लाल खट 24 में माफ़ कीजिए, तो मनोहर लाल खट्टर को फिर कैबिनेट के अंदर वहाँ दिल्ली ले आया, और उन्होंने भी कोई किंतु-परंतु नहीं की, और दिल्ली में वो स्टेट की राजनीति को छोड़ के दिल्ली में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं, और लगभग कहा जाता है कि 35 साल पुराने रिलेशन है प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर साहब के बीच में। ये एक बहुत बड़ा प्लस है। दूसरा, पर्दे के पीछे से रह के, मीडिया से दूर रह के ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, ये बहुत बड़ा प्लस है। और सबसे बड़ा प्लस ये है कि आरएसएस के अंदर भी उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 40 साल से वो आरएसएस परिवार से भी जुड़े हुए हैं। तो जो 2 चीज़ें चाहे 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि जो भी नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, उसके लिए 3-4 जो मुख्य बिंदु हैं वो रहेंगे कि सबसे पहले वो शख्स जो मोदी, अमित शाह की भी पसंद का हो और आरएसएस की पसंद का हो, ये नंबर 1। नंबर 2, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल हो। नंबर 3, जो पर्दे के पीछे लो प्रोफाइल रह के भी काम कर सकता हो। तो ये 3 बिंदु जो हैं वो ही तय करेंगे कि हू इज़ गोइंग टू बी द 12th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और बहुत ऐसा माना जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मार्च जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। और ये जो मैंने आपको चंद 6 या 7 नाम बताए हैं, आप देखिएगा कि बहुत संभव है कि इन्हीं में से कोई ना कोई नेशनल प्रेसिडेंट हमको देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेके, किसी और टॉपिक को लेके आपके समक्ष हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।